बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। और इसी संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। सोनिया गांधी ने लिखा कि संकट के वक्त में भी आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमा ली हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह दाम बढ़ाना उन पर और भी ज्यादा संकट डाल रहा है और ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के इस संकट को दूर करे। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार 10वें दिन बढ़त के बाद तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन की कीमत में 16.3% की जबरदस्त बढ़त की है। इससे हवाई यात्रियों को किराए में बढ़त की मार भी झेलनी पड़ सकती है। वही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने के लिए कहा है और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज यहां पर और मेंशन करी है कि अभी तक पेट्रोल डीजल से आप जितने पैसे कमा सकते थे वो आपने कमा लिए हैं और अब जनता की भलाई देखते हुए, क्योंकि कोरोना का ये जो महामारी का काल चल रहा है, कई लोगों के उद्योग धंधे बंद हुए हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको काफी कुछ नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जनता के ऊपर एक बार और महंगाई का भार पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई रेट के रूप में डालना उचित नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे लोकेश? उमंग, जैसा बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी कमी आई थी। इसी को लेकर पूरे विश्व में तमाम देशों ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें भारी कटौती की गई है, लोगों को राहत पहुंचाई गई थी। इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में पूरे देश में इस समय पिछले 10 दिनों से जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए उनका निश्चित तौर पर आम जो आदमी है, आम जो उपभोक्ता है, उनकी आम जरूरतों की चीजों पर भार बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम ट्रांसपोर्ट और जो रसद सामग्री और तमाम जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन पर पेट्रोल के दामों का भारी वजन पड़ता है और किराए में बढ़ोतरी होती है। इससे लगातार देश में जो आम आदमी है उसकी जेब पर इसका भार पड़ रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के सकारात्मक कदम को की प्रशंसा की जानी चाहिए। और दूसरी ओर जब बात की जाए, देश में जब आम उपभोक्ता कोरोना काल में बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है, ऐसे में राहत की आवश्यकता है और पेट्रोल के दामों में अगर कमी की जाती है या कहीं कटौती की जाती है, निश्चित रूप से आम उपभोक्ता है उसकी जेब पर असर पड़ेगा और उसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बिल्कुल लोकेश, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात तमाम राज्य सरकारों की करें, हालांकि ठीक है ये इस समय सही है या नहीं है इसका पूरा जवाब तो जो अर्थशास्त्री है वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कोरोना कालखंड के चलते देश को आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर वो पेट्रोल डीजल के दाम माफ कीजिएगा नहीं बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू का जो एक सोर्स है वो भी उनका खत्म हो जाता है। ये बात भी सही है कि कोरोना के इस कालखंड में जहां लोग भी पहले तो इस बीमारी से त्रस्त हैं, लॉकडाउन में इतने दिनों से रह रहे थे, उद्योग धंधे बंद हैं, कईयों की नौकरियां छूट गई हैं, ऐसे में एक और भार आ जाना ये भी कहीं से उचित नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, ये गलत फैसला हो सकता है आगे जाके, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिस्से का जो टैक्स है उसको वो घटा दे ताकि कुछ तो राहत जनता को मिले? बात की जाए पूरे देश में इस समय स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। पूरे देश में जो मजदूर था, वर्ग था, वो पूरी तरह बर्बाद है। अपने अपने घर लोग पहुंच गए और उद्योग धंधे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियां सब बंद है और उपभोग की जो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आम जरूरतों के सामान के अलावा मैं नहीं मानता पूरे देश में कहीं और व्यवसाय चल रहा हो जी, क्योंकि पहले जिस तरह होटल इंडस्ट्री और तमाम राजस्व की चीजें चल रही थी, गुटखा उद्योग, शराब उद्योग, तमाम उद्योगों पर तमाम टैक्स गवर्नमेंट पहले ही बढ़ा चुकी है। स्टेट गवर्नमेंटों ने अपने राजस्व की आय में जितनी वृद्धि करनी चाहिए थी उतनी सब तरीके से गवर्नमेंटों ने कर ली है, लेकिन आम जो आदमी है उसके लिए एक बड़े राहत का साधन ये पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल डीजल आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है जी। तमाम छोटी बड़ी चीजों जो के दाम इस पेट्रोल के दाम के साथ घटते बढ़ते हैं। ऐसे में यदि पेट्रोल को लेकर कोई
राहत केंद्र या राज्य सरकार कहीं प्रदान कर सकती है, तो राजस्व के तो और भी तमाम माध्यम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास है, जिनमें वो बढ़ोतरी करके राज्य सरकार राजस्व की आय कर सकती है। लेकिन आम आदमी के हित में पेट्रोल के जो दाम है उन पर नियंत्रण आवश्यक है। घरेलू गैस और पेट्रोल दोनों आम आदमी से सीधा जुड़ाव रखते हैं। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा कि पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दामों में जब बढ़ोतरी हुई है, आम आदमी को उससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। और इस समय तो आम आदमी, सिर्फ आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आम आदमी एक मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, मिडिल क्लास वर्ग की अगर हम बात करें, तो वो इतनी खुददारी उसके अंदर होती है कि ना तो वो गरीब की श्रेणी में आता है, ना वो प्रवासी मजदूरों की श्रेणी में आता है, और ना ही वो अमीर वर्ग की श्रेणी में आता है, ना वो किसान है। वो एक आम मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी है, और वो अपनी तकलीफ किससे कहे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और सरकारों को अब काफी टाइम हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, कई राज्यों से लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, अनलॉक 1 का पहला फेज ये चल रहा है। ऐसे में अब मिडिल क्लास के लिए भी सरकारों को, भले केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम सरकारों को भी सोचना चाहिए। क्या कहना चाहिए लोकेश? बिल्कुल, निश्चित रूप से आम आदमी को राहत की आवश्यकता है, और तमाम जो स्थितियां कोरोना काल में पूरे देश में बनी है, उसमें अब देश को नए सिरे से उद्योग धंधों को स्थापित करना पड़ेगा। आम आदमी को दोबारा व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या में लोग जो आम मजदूरी कर रहे थे, नौकरी पेशाओं की आपने बात की, जो तमाम छोटी बड़ी नौकरी करने वाले लोग हैं, जो नौकरियों से अपने घरों को चला रहे थे, इस कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां निकली है। बात की जाए पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा तमाम तरह की अपीलें की गई थी, उसके बावजूद स्थितियां, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें देखा जाए तो लोग जो किराए पर रहकर अपने बड़े शहरों में नौकरियां कर रहे थे, उन लोगों के लिए स्थितियां दुर्भर हो गई। वो घर तो पहुंचे, लेकिन पीछे से उनका किराया बंद नहीं हुआ। सरकारों द्वारा अपील की गई और किराया माफी की बात की गई, लेकिन तमाम जगह इस तरह की खबरें जो मिल रही है, किराया मांगा जा रहा है। ऐसे में जब वो किराया भी आदमी को चुकाना हो, और जिस तरह की अभी खबरें आ रही है, बड़े बड़े लोग इस समय इन परिस्थितियों में जिंदगी से लड़ाई लड़कर हारने के कगार पर खड़े हैं। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की राहत आगे आकर उन लोगों की मदद की जाए, तो बहुत बेहतर विकल्प है ये कि राजस्थान में और पूरे देश में जिस तरह की स्थितियां इस समय पैदा है, उनमें लोगों को अभी मदद की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से दोनों ही सरकारों को आगे आकर इसमें मदद करनी चाहिए। इसमें राजनीतिक द्वेषता या किसी तरह का कोई भाव इसमें नहीं रखना चाहिए। लोगों की मदद सर्वोपरि है। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। और फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में 3 दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के बीच मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने बाला साहेब ने कहा कि हमारे गठबंधन में जो हमें स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस शामिल जरूर है, लेकिन वो सरकार की निर्णय प्रक्रिया में नहीं है। दरअसल पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और बाला साहब थोरात के बयानों के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस को पुरानी खाट बता दिया है। तो वही सामना में शिवसेना ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। सामना के संपादकीय पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, खासकर अशोक चव्हाण का। उनकी कोई शिकायत है तो वो मुख्यमंत्री से बात करे। ये बात प्रशासन और सरकार के संघर्ष की नहीं है। वैसे ही इस समय महाराष्ट्र पर कोरोना और चक्रवात का एक बहुत बड़ा संकट है। बीजेपी ने भी सियासी हमला किया हुआ है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि मुंबई में आदमी कोरोना के बेड न मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और इन तीनों पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया भर में बढ़कर 81.18 लाख हो गई है। इस वायरस से दुनिया भर में अब तक करीब 4.35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और इस महामारी से अब तक 42.16 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। कोविड-19 से अमेरिका में सबसे अधिक लोग प्रभावित हैं और अमेरिका में इसके मरीजों की संख्या 21.82 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1.1 लाख से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राजील, भारत, रूस और पेरू जैसे देशों में भी मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण के 10,667 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 380 मरीजों की मौत भी हुई है और इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या
3,23,091 हो गई है और इनमें से 1,53,178 एक्टिव केस है और 1,80,013 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि 50% से ज्यादा। ये एक अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 9,900 हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझते हुए हमारे तमाम देशवासियों के सामने कुछ सवाल जरूर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को कोरोना संक्रमण के जो ये बढ़ते आंकड़े हैं, लॉकडाउन खुला है, अनलॉक 1 का पहला फेज चल रहा है, तमाम रियायतें मिली हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, होटल्स खुल चुके हैं, मंदिर मस्जिद तमाम चीजें खुल चुकी हैं। ऐसे में क्या भारत को और भारतवासियों को इससे डरना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है कि कोरोना का जो ये संक्रमण है वो लगातार अपने पैटर्न बदल रहा है। पहले सिर्फ सर्दी खांसी बुखार सूंघने में समस्या होना और इस तरीके के लक्षण थे, लेकिन अब कोरोना ने अपना पैटर्न बदला है। अब स्किन प्रॉब्लम जैसी लक्षण भी इसमें धीरे धीरे आ रहे हैं और सबसे बड़ी जो इस समय समस्या बने हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस है तो सही, लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और ऐसे लोगों को ट्रेस करना भी काफी मुश्किल है। और आपको बता दें कि भारत में कोरोना से मरने वालों का अनुपात लगभग 2.8% है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।